वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अनुदारवाद या कंजर्वेटिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जानते हैं अनुदारवाद का अर्थ। तो प्राचीन काल से लेकर 20वीं शताब्दी तक राजनीति विज्ञान के अध्ययन को अनुदारवाद या परंपरागत या रूढ़िवादी राजनीतिक सिद्धांत की संज्ञा दी गई थी। ईसा पूर्व 6वीं सदी से 20वीं सदी में लगभग द्वितीय महायुद्ध से पूर्व जिस राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रचलन रहा उसे अध्ययन सुविधा की दृष्टि से परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण या अनुदारवाद कहा जाता है। अब हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उससे पहले तक जिस राजनीतिक दृष्टिकोण का सबसे ज्यादा चलन रहा था वह क्या है? अनुदारवाद, या इसका दूसरा नाम है परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अनुदारवाद के काफी सारे नाम हो जाते हैं, चाहे हम इसे अनुदारवाद कहें या फिर परंपरागत कहें या फिर रूढ़िवादी राजनीतिक सिद्धांत कहें। इसके अलावा इसे हम आदर्शवादी और शास्त्रीय दृष्टिकोण भी कहते हैं। तो इस तरह से इन नामों से आपको एग्जाम में कंफ्यूज किया जा सकता है, तो इसलिए आपको ये अच्छे से देख लेने और जान लेने कि ये इनका सभी का एक ही मतलब है। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे आते हैं इसमें परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण व विकास में, यानी जो अनुदारवादी सिद्धांत था उसके निर्माण व विकास में अनेक राजनीतिक विचारकों का योगदान रहा है। काफी सारे राजनीतिक विचारक रहे हैं जिसने अनुदारवादी यानी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण व विकास में योगदान दिया। उनमें कौन कौन है प्रमुख रूप से? जैसे प्लेटो हैं, अरस्तु, सिसरो, संत अगस्टीन, इक्विनोस, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, कांट, हीगल, ग्रीन आदि। तो ये सभी क्या है? परंपरागत राजनीति सिद्धांत में इन्होंने अपना योगदान दिया है। इसके अलावा जो आधुनिक युग में भी अनुदारवाद के काफी समर्थक हैं, जैसे कि लियो स्ट्रॉस, एरिक वोगलिन, उसके अलावा ओक्साट, हन्ना अरेंट। तो ये सभी आधुनिक युग में परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक माने जाते हैं। आगे इसमें अनुदारवाद राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए मुख्यतः दार्शनिक, तार्किक, नैतिक, ऐतिहासिक व विधिक पद्धतियों को अपनाता है। तो ये किन किन पद्धतियों को अपनाता है? ये दार्शनिक, तार्किक, नैतिक, ऐतिहासिक व विधिक पद्धतियों को अपनाता है। 19वीं सदी में इसने विधिक, संवैधानिक, संस्थागत, विवरणात्मक और तुलनात्मक पद्धतियों पर विशेष रूप से बल दिया। 20वीं सदी के प्रारंभ से ही परंपरागत दृष्टिकोण ने राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए एक नई दृष्टि अपनाई जो अतीत की तुलना में अधिक यथार्थवादी थी। तो 20वीं सदी के प्रारंभ में जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसने अपने पूर्ववर्ती विचारों को छोड़कर एक नए विचार को अपना लिया जो कि पहले की अपेक्षा ज्यादा रियलिस्टिक था, ज्यादा यथार्थवादी था, ज्यादा व्यवहारवादी था। इस दृष्टिकोण में सरकार व उसके वैधानिक अंगों के बाहर व्यवहार में सरकार की नीतियों एवं निर्णयों को प्रभावित करने वाले सामाजिक राजनीतिक तथ्यों के अध्ययन पर भी बल दिया जाने लगा। देखिए, इससे पहले क्या था? इससे पहले था सरकार का और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत केवल सरकार का और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था। इसके बाद में सरकार और उसके जो संस्थाएं उनका तो अध्ययन किया ही जाने लगा। उसके बाद में उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण, जो भी सरकार को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण नीतियां हैं, जो भी सरकार को प्रभावित करने वाले राजनीतिक तथ्य हैं या फिर राजनीतिक दल हैं, दबाव समूह हैं, इन सभी का अध्ययन किया जाने लगा। इसके अलावा बहुत सारे एनजीओ का भी अध्ययन किया जाने लगा। इसने उन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों एवं आंदोलनों के अध्ययन पर भी बल दिया जो स्पष्टतः सरकार के औपचारिक संगठन से तो बाहर होते हैं किंतु उनकी नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रभावित करते। तो इसमें बाद में उन चीजों को भी, उन तत्वों को भी शामिल कर लिया गया, उन चीजों का भी अध्ययन किया जाने लगा जो सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वो सरकार को जो है प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक शास्त्र का दृष्टिकोण था, अध्ययन का दृष्टिकोण था, वो अनुदारवाद का और भी ज्यादा ब्रॉड हो गया, और भी ज्यादा उसको विस्तृत हो गया, और भी बहुत सारी चीजों का उसमें अध्ययन किया जाने लगा। सो स्टूडेंट्स, अब हमने जान लिया कि अनुदारवाद का अर्थ क्या है, उसके विभिन्न नामों से हम परिचित हो गए और उसके मतलब कौन कौन से उससे जुड़े हुए प्रमुख विद्वान हैं, इन सभी से हम अब परिचित हो गए अच्छे से। अब हम जानते हैं अनुदारवाद की विशेषताओं के बारे में।
परंपरागत राजनीतिक विज्ञान दर्शन एवं कल्पना पर आधारित है। यानी जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान है यानी अनुदारवाद दर्शन और कल्पना पर आधारित है। परंपरावादी विचारक अधिकांशतः दर्शन से प्रभावित रहे, यानी जितने भी परंपरावादी यानी अनुदारवादी विचारक है वो दर्शन से प्रभावित रहे हैं। चाहे आप प्लेटो को देखिए, चाहे आप अरस्तु को देखें, तो ये सभी क्या है, ये राजनीतिक दार्शनिक कहे जाते हैं क्योंकि ये दर्शन से प्रभावित रहे हैं। इन्होंने अपने विचारों में दर्शन को शामिल किया है। इन विचारकों ने मानवीय जीवन के मूल्यों पर अधिक ध्यान दिया। तो इन्होंने मानवीय जीवन के मूल्यों पर अधिक ध्यान दिया है। इनके चिंतन की प्रणाली कैसी है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इनके जो चिंतन की प्रणाली वो निगमनात्मक है। कैसी है, निगमनात्मक। इसके अलावा परंपरागत राजनीति विज्ञान में प्लेटो का विशेष महत्व है। देखिए प्लेटो को हम राजनीतिक दार्शनिक भी कहते हैं। इसके अलावा प्लेटो के अतिरिक्त रोमन विचारक सिसरो और मध्य युग में संत ऑगस्टाइन के चिंतन में परंपरागत राजनीति विज्ञान की स्पष्ट झलक मिलती है। आधुनिक युग में परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रबल समर्थकों की संख्या काफी ज्यादा है। काफी जो विचारक हैं जो कि परंपरागत राजनीति विज्ञान को मानते हैं, अनुदारवाद के समर्थक हैं। उनमें कौन कौन है, रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बोसंके, लास्की, ओक्सार्ट और लियो स्ट्रॉस। इन्होंने सभी ने अपनी रचनाओं में प्लेटो के विचारों की स्पष्ट झलक जो है दिखाई देती है। इनकी जितनी भी रचनाएं थी उनमें इनमें प्लेटो की झलक दिखाई देती है क्योंकि ये प्लेटो के विचारों से प्रभावित थे। अब आगे इसमें अब हम देखते हैं अनुदारवाद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी। सबसे पहली चीज है आनुभाविकता के विरोधी। जो अनुदारवादी है वो आनुभाविकता के विरोधी हैं। अनुदारवादी राजनीतिक सिद्धांत व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख रूप से विरोधी रहे हैं। किसके, व्यवहारवाद के विरोधी रहे हैं। वे उसे क्या क्या कहते हैं, व्यर्थ और मानव के विरुद्ध मानते हैं। इनके अनुसार वर्तमान राजनीतिक सिद्धांत अपने आप को मूल्य निरपेक्ष मानता है, लेकिन वह कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से मूल्यों पर ही आधारित होता है। देखिए कहने के लिए हम कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से मूल्य निरपेक्ष हैं, लेकिन अगर देखा जाए आंतरिक रूप से हम कहीं ना कहीं कुछ मूल्यों से बंधे हुए होते हैं, कुछ मूल्यों को हम मान्यता देते हैं। नेक्स्ट है इसमें बौद्धिक सिद्धांत। अधिकांश अनुदारवादी राजनीतिक सिद्धांत अनिवार्य बौद्धिक है। यह तर्क और विचारात्मक निष्कर्षों पर आधारित होते हैं। तो जो अनुदारवादी होते हैं, अनुदारवादी निष्कर्ष वो तर्क और विचारात्मक निष्कर्षों पर आधारित होते हैं। उनकी जांच के प्रमुख विषय राज्य सरकार, राजनीतिक संस्थाएं तथा न्याय, सुरक्षा, स्वतंत्रता, समानता, नैतिकता, लोक कल्याणकारी राज्य के ही लक्ष्य रहे हैं। अनुसंधान और विश्लेषण की प्रमुख विधियां ऐतिहासिक और विवरणात्मक रहे हैं। उन्होंने उनका अध्ययन एक समाज सुधारक, विचारक तथा एक धर्म प्रचारक की भांति किया है। नेक्स्ट है इसमें शाश्वत सत्य, विचारों, मूल्यों का विवेचन। इसके चिंतन में लगातार समग्रता तथा आत्मनिष्ठा पाई जाती है। यानी अनुदारवाद यानी जो परंपरागत चिंतन था उसमें समग्रता और आत्मनिष्ठा पाई जाती है। यह समस्या व संस्थाओं की व घटनाओं के मूल स्वरूप के अंत में प्रवेश करता है और समझ पर बल देता है। यानी यह किसी भी संस्था या किसी भी घटना के अंत में उसकी मतलब जड़ तक जाता है और पता करता है कि ये क्यों हुआ है, कैसा हुआ है, या फिर इसका रीजन, इसके पीछे कौन कौन से रीजन थे कि यह घटना घटित हुई है। तो इस तरह से समझ पर बल देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इनमें विचारों की वैधानिकता को प्रमुखता प्रदान की जाती है। आगे इसमें यह मूल्यों, आदर्शों को सर्वोपरि महत्व देता है। यानी जो अनुदारवादी सिद्धांत है ये मूल्यों, आदर्शों को महत्व देता है। तो देखिए इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। जो अनुदारवादी सिद्धांत है वो कहता है कि जितनी भी परंपराएं आ रही हैं, चलती आ रही हैं, जितने भी मूल्य हैं वो सभी ठीक हैं, उनको क्यों चेंज करना है, क्योंकि वो समाज के विकास में उन्होंने काफी योगदान दिया है। चाहे राज्य हो गए, चाहे हम कह सकते हैं जितनी भी शासन प्रणालियां, तो ये सभी के पक्षधर थे। ये कहते थे सभी ठीक है, चलने दो, इन्हें चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें परंपरागत अथवा अनुदारवादी राजनीतिक चिंतकों ने मानव जीवन एवं समाज के लक्ष्य और मूल्यों की ओर अपना महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया। चाहे वह यूनानी दार्शनिकों की भांति नैतिक जीवन की उपलब्धि का विचार हो, चाहे मध्ययुगीन राजनीतिकों का ईश्वर राज्य स्थापित करने का विचार हो, या
फिर आधुनिक आदर्शवादियों द्वारा प्रतिपादित जागरूकता के साक्षात्कार का संपूर्ण व्यक्तियों के विचारों के मूल्यों एवं आदर्शों का प्रमुख स्थान रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मूल्यों, आदर्शों को, परंपराओं को बहुत ज्यादा मान्यता प्रदान करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं परंपरागत दृष्टिकोण में यानी अनुदारवादी दृष्टिकोण में राजनीति शास्त्र को 4 अर्थों में परिभाषित किया जाता है। इन्होंने राजनीति शास्त्र के 4 अर्थ बताए, कौन कौन से। सबसे पहले ये राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में मानते हैं। उसके बाद में राजनीति विज्ञान को क्या कहते हैं, सरकार के अध्ययन के रूप में। उसके बाद में ये राजनीति विज्ञान को मान्यता देते हैं राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में। और सबसे अंतिम है राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में। तो इस तरह से ये राजनीति विज्ञान को यानी राजनीति शास्त्र को 4 अर्थों में परिभाषित करते हैं। आइए अब हम इन्हें थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले राज्य के अध्ययन के रूप में, तो इसमें जो महत्वपूर्ण विचारक हैं वो है ब्लंटशली, गैरिस, गॉर्नर तथा गैटिल आदि लेखकों ने राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। तो ये सभी विचारक मानते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है, राजनीति शास्त्र है, वो राज्य के अध्ययन के रूप में है। उसका अध्ययन जो है राज्य के लिए किया जाता है। अब आगे जैसे ब्लंटशली के शब्दों में, राजनीति शास्त्र वह शास्त्र है जिसका संबंध राज्य से है, जो कि राज्य की आधारभूत स्थितियों, उसकी प्रकृति तथा विविध स्वरूपों और विकास को समझने का प्रयत्न करता है। तो इम्पोर्टेंट है। तो जो ब्लंटशली है वो कहते हैं कि राजनीति शास्त्र राज्य से संबंधित शास्त्र है, और वो राज्य से संबंधित चाहे उसकी स्थिति हो, चाहे प्रकृति हो, और उसके विविध रूपों का जो है वर्णन करता है, उसको समझने का प्रयास करता है। अब आगे गैरिस के शब्दों में, राजनीति शास्त्र राज्य को एक शक्ति शास्त्र के रूप में मानता है। यानी राजनीति शास्त्र क्या मानता है, राज्य को एक शक्ति शास्त्र के रूप में मानता है, ऐसा मानना है गैरिस का। जो राज्य के समस्त संबंधों, उसकी उत्पत्ति, उसके स्थान, उसके उद्देश्य, उसके नैतिक महत्व, उसकी आर्थिक समस्याएं, उसके वित्तीय पहलू आदि का विवेचन करता है। यानी गैरिस का एक तरीके से कहना है कि जो राजनीति शास्त्र वो पूरी तरह से राज्य के अध्ययन के रूप में होता है। ठीक है, उसमें ये भी देखा जाता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके कौन कौन से स्थान होते हैं, उसके वित्तीय पहलू कौन कौन से हैं, नैतिक महत्व क्या है राज्य का। तो इन सभी चीजों के बारे में राजनीति शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। अब देखिए गार्नर क्या कहते हैं। गार्नर कहते हैं कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो इम्पोर्टेंट है, और ये एग्जाम्स में पूछी भी गई है इनकी डेफिनेशन गार्नर के अनुसार। तो गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो इन्होंने सब कुछ ही राजनीति शास्त्र का सब कुछ ही राज्य को बता दिया है। अब देखिए गैटिल क्या कहते हैं। गैटिल के शब्दों में, राजनीति शास्त्र राज्य के भूत, भविष्य और वर्तमान का राजनीति संगठन तथा राजनीतिक कार्यों का, राजनीति संस्थाओं तथा राजनीति सिद्धांतों का अध्ययन करता है। यानी गैटिल कहते हैं कि राजनीति शास्त्र में राज्य मतलब पास्ट में कैसा था, भूतकाल में कैसा था, भविष्य में कैसा होगा, वर्तमान के उसकी स्थिति क्या है, उसके कौन कौन से सिद्धांत है, कौन कौन सी संस्थाएं है, राज्य के क्या क्या कार्य हैं, इन सभी का राजनीति आता है। इसके अलावा आगे इसमें सरकार के अध्ययन के रूप में, तो कुछ ऐसे विद्वान भी है जो कि राजनीति शास्त्र को सरकार के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। उनमें कौन कौन है, उनमें पॉल जेनेट है, लीकॉक, सिले आदि ये महत्वपूर्ण विद्वान है। देखिए लीकॉक के शब्दों में, राजनीतिक शास्त्र सरकार से संबंधित अध्ययन है। यानी राजनीतिक शास्त्र क्या है, वो सरकार से संबंधित अध्ययन है और कुछ नहीं है, ऐसा लीकॉक का कहना है। अब आगे इसमें राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में, राज्य और सरकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन विद्वानों का मानना है कि जो राज्य है और सरकार है वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इन दोनों का पृथक पृथक यानी अलग अलग अध्ययन करना ना तो संभव है और ना ही वांछनीय है। गिलक्रास्ट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं से संबंध होता है। यानी गिलक्रास्ट का कहना है कि जो राजनीति शास्त्र होता है उसका संबंध होता है राज्य और सरकार की समस्याओं से। अब आगे इसमें राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में, देखिए ऐसे जो इस विचार के समर्थक है वो हैं लास्की और हरमन हेलर। तो इसके प्रमुख समर्थक है और इनका मानना है कि व्यक्ति के अध्ययन के बिना राजनीति शास्त्र का अध्ययन अधूरा है। यानी जब तक हम राजनीति शास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमारा अध्ययन पूरी तरह से अधूरा है, उसका कोई फायदा नहीं है।
लास्की के शब्दों में राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से, संबंधित राज्यों से, संबंधित मनुष्यों के जीवन से है। तो इस प्रकार से लास्की कहते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है उसका अध्ययन का संबंध किस किस से है? संगठित राज्यों से, उसके बाद में संबंधित राज्य से और संबंधित मनुष्य के जीवन से। तो इस तरह से लास्की भी बताते हैं कि राज्य का संबंध समस्त मानवीय क्रियाओं से है, समस्त राजनीतिक क्रियाओं से है। सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। इससे जुड़े हुए अब हम कुछ एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न 1, अनुदारवादी सिद्धांत की जांच का विषय नहीं है। अनुदारवादी सिद्धांत की जांच का विषय क्या नहीं है? राज्य, सरकार, समाज या राजनीतिक संस्थाएं। तो इसमें इसका सही उत्तर है उत्तर 4, राजनीतिक संस्थाएं। अब प्रश्न 2 देखते हैं। तर्क एवं विचारात्मक निष्कर्षों पर आधारित सिद्धांत है। जो तर्क, विचार और निष्कर्ष पर आधारित है वो कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन देती हूँ। ऑप्शन 1 है उदारवाद, ऑप्शन 2 है अनुदारवाद, ऑप्शन 3 साम्यवाद या ऑप्शन 4 मार्क्सवाद। तो इसका सही आंसर क्या है? वो है अनुदारवाद। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि इससे आपको काफी हेल्प मिली होगी। सो प्लीज, अगर आपको ये अच्छा लगा हो टॉपिक तो प्लीज 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 इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।